बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, हुकूमत साजी का मरहला, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के माबैन मज़ाकरात, इख्तलाफी नोट और कभी ये ख़बरें कि डेडलॉक, फिर तरदीद आ जाना, मीडिया इसमें हर चीज़ को जिस तरह पेश करता है और ऐसी कैफियत हो जाती है कि हर बंदा बैठे हुए सोचता पता नहीं क्यों हो गया। हालांकि कुछ नहीं हुआ, सारे मिल रहे हैं, सारे बैठ रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, चाय का दौर चल रहा है, मुल्की मामलात पे संजीदा और फ़हम गुफ्तगू भी, फ़हम से भरपूर गुफ्तगू भी हो रही है। इसके साथ साथ मसाइल पे डिस्कशन हो रही है कि सबसे बड़ा मसला क्या है, कुएं से कौन सी चीज़ निकालेंगे तो सब कुछ पाक हो जाएगा और रवानी आ जाएगी, मईशत का पहिया किस तरह घूमेगा और बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की इज़्ज़त, उसका वक़ार, उसको कैसे दोबारा हमने बहाल करना है। बहुत थू-थू भी हो गई थी और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ भी हमारी सामने आई जिससे हमारे ऊपर किसी ने यकीन करना ही छोड़ दिया। कितनी मुश्किल वो सातें थीं जब हमारे सियासी रहनुमा और हमारे रियासती रहनुमा, हुकूमती रहनुमा जा के कहते रहे कि किसी की गलती की वजह से पूरे मुल्क को या स्टेट को उसे कम अज़ कम ज़्यादती का निशाना नहीं बनना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने माजी में देखी। इसके साथ साथ सूबाई हुकूमतों के हवाले से भी कौन हुकूमत बनाएगा, इत्तेहादी कौन कौन हो सकता है। वैसे तो 3 सूबों में क्लियरिटी के साथ नज़र आ रहा है, लेकिन कोई पता नहीं चलता कि कौन किस वक्त किस मंशूर के तहत चलना शुरू हो जाए। और ये तो ईमानियात का तकाज़ा है कि जो बेहतरीन से बेहतरीन जिसके पास फार्मूला हो, बेहतरीन से बेहतरीन जिसके पास रास्ता हो मुल्क को चलाने का, यकीनन उनकी तरफ देखना भी चाहिए। सूबाई मामलात के हवाले से भी बात करेंगे, वफाक के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक और बात करेंगे, और मेरे पास मेरे एक कुलीग हैं, मैं अभी तारफ़ कराता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि वो ट्रेंड्स जो हमारे इदारों के ख़िलाफ़ चले, इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ चले, तो उस पर तो गालियाँ भी दे दें, कोई गल कोई नहीं ना। लेकिन अगर आप तनकीद कर दें और इतना ही कह दें कि कोई अकल करें, झूठ और मुनाफ़िक़त की भी हद होती है, तो उसको कम्युनिटी लेवल पे वो नोटिस आ जाता है कि क्यों ना आपका अकाउंट जो है वो डिलीट और रिमूव कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए। कहाँ से ताने बाने कहाँ तक आते हैं, क्यों कर हम नहीं समझ पाते हैं। इसी सवाल को लेके फिर मैं यही कहूँगा कि सोचना होगा कि करना की है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब हसन ख़ान। बहुत शुक्रिया खान साहब आपकी तशरीफ़ लाने का। मेरे कुलीग एंकर पर्सन तजज़ियाकार जनाब डॉक्टर सज्जाद बुखारी, बहुत शुक्रिया भाई साहब आपके आने का। और हमें ज्वाइन करेंगी बहुत शुक्रिया मारूफ एंकर पर्सन जिनके बेलाग तज्ज़िये, दो टोक गुफ्तगू बहुत नौजवान नस्ल में भी और घरों में बाहर बहुत पसंद की जाती हैं, किरण नाज। बहुत शुक्रिया किरण आपके वक्त देने का। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण, अगर इजाज़त हो तो मैं चाहूँगा, मैं तो हमेशा सीनियर से शुरू करता हूँ, तो हसन खान साहब तशरीफ़ रखते हैं, मैं इन्हीं की तरफ पहले चलता हूँ। हसन खान साहब, मरकज़ में हुकूमत साजी और फिर ख़ास तौर पे सूबों में हुकूमत साजी, क्या देख रहे हैं, मंज़र क्या हो सकता है, कैसे नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया फैज़ी साहब। देखिए फैज़ी साहब, तकरीबन चारों सूबों में, खैबर पख्तूनख्वा में भी तो सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो वाबस्ता आज़ाद अरकान जो है वो बड़ी तादाद में, तकरीबन 2/3 से वो जीत चुके हैं। तो वहाँ पे तो ज़ाहिरी बात है उनकी हुकूमत होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो पंजाब में, पीपल्स पार्टी जो है वो ज़ाहिरी बात है उनकी वहाँ पे मेजॉरिटी है। सिंध में, बलूचिस्तान में भी तकरीबन क्लियर है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और जो मुकामी बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उनकी कोalition हुकूमत होगी। मसला आ रहा था मरकज़ में, लेकिन मेरे ख़्याल में ज़्यादातर ये जो हम कहते हैं ना स्टॉर्म इन टी कप वाली बात है कि मीडिया पे या हम जो तज्ज़ियाकार हैं, हम पे ज़्यादा जल्दी होती है कि ये काम जिस दिन इलेक्शन हुए 8 तारीख़ को, तो हमारा ये ख्याल था कि 8 की शाम 10 बजे या रात तक जो है ना हुकूमत भी बननी चाहिए थी। मेरे ख्याल में
ये एक प्रोसेस है और अच्छी बात यह है कि सियासी जमातें जो हैं वो डायलॉग में इंगेज हैं। और जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि बहुत सी चीज़ें होती है जिसको डिस्कस करना पड़ता है, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट जब बनती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो पोजीशंस है, जैसे कैबिनेट पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, सदर की पोजीशन है, वहाँ पे भी इलेक्शन होना है, स्पीकर नेशनल असम्बली की पोजीशन वैकेंट है, इस तरह से चेयरमैन जो सेनेट है उसकी भी है, प्राइम मिनिस्टर है, फिर कैबिनेट है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिसको डिस्कस करना पड़ता है। गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट बहुत अहम चीज़ें होती हैं। तो ये नहीं है कि एक दिन में बैठ के इन सब का जो है ना फैसला हो जाता है। सो फॉर जो मुझे नज़र आ रहा है, और ख़ासतौर पे उन हालात में जब मुनक़सम जब mandate वही हो, है जो मुनक़सिम भी और ऐसी मैंडेट है जिसमें कोई भी सियासी, हर एक सियासी जमात की अहमियत हर लिहाज से जो है वो वहाँ पे है, खा उनके सीटें कम हैं, खा उनकी सीटें ज़्यादा है। तो इस वजह से अभी तक जो मैं देख रहा हूँ पर्सनली, अगर मैं आपको अपना जो नुक्ते नज़र है वो बयान करूँ तो ये है कि दे आर प्रोग्रेसिंग। और अभी भी हुकूमत साजी या ओथ टेकिंग में तकरीबन हफ्ता 8 दिन बाकी है। तो बाय दैट टाइम काफ़ी जो डस्ट है वो क्लियर हुआ होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो सूरत हाल सामने आ गई उसने काफ़ी लोगों को भी और पूरे मुल्क में एक हैजानी कैफियत जो है ना पैदा किया। और लोग मतलब ये कि पूरे सिस्टम को चैलेंज करने लगे। जिस तरह आपने कहा कि इंडिविजुअल के बजाय इदारों पे भी सवालात उठने लगे। लेकिन ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि जहाँ जिसका काम है वो ग्रेजुअली वहाँ पे वो शिकायत जो है वो लैंड कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर सजाद बुखारी साहब, हमने माजी में भी देखा 2013 में भी मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ हुकूमतें थीं और बड़ा गुलदस्ता था। मैं तो यही कहता था कि यार क्यों ना हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने में एक दूसरे पे सबकत ले जाने की दौड़ में शामिल हो जाए। तो अब ये क्यों हम देख रहे हैं कि जब KPK में तो रिज़ल्ट आए तो हम जीत गए और जब बाकी जगहों की बात आई तो फिर ये धांधली है। एक तो इसको ज़रा इस पर तबसरा कीजिएगा। दूसरा ये कि ये क्या बात हुई कि हम आएंगे, चढ़ाई करेंगे, एहतजाज करेंगे पूरे मुल्क में, ये क्या वतीरा है, कब तक ये जारी रहेगा? बहुत शुक्रिया फैज़ी साहब, आपने बड़ा एक खूबसूरत टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया कि गुलदस्ता। आज इस वक्त भी हमारे जो विजुअल्स चल रहे हैं हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, जिसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस उनकी क़यादत जो है वो इस वक्त बैठी हुई है। एक पॉलिटिकल और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए इख्तलाफ राय भी उसमें मौजूद है, जिसे हम गिव एंड टेक कहते हैं। अब गिव एंड टेक दो पहलुओं से उसके आप जायज़ा ले सकते हैं। एक मुस्बत और इज्तमाही पहलू है और एक डेफिनेटली बहैसियत इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील भी है, प्रोटोकॉल भी है, बहुत सारी चीज़ें उसमें अवामिल कार फरमा है। लेकिन आपको नज़र ये गुलदस्ता ही आएगा तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस का। देखिए ये जो स्प्लिट मैंडेट जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था और इसको भी आप जमहूरियत की जानिब एक बड़ी अहम पेशरफ्त करार दे सकते हैं। ये नहीं है कि हम हर चीज़ में मनफी पहलू ही तलाश करें। एक इसका मुस्बत पहलू ये है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ आवाज़ें मौजूद हैं, मुख्तलिफ शख्सियात, मुख्तलिफ नज़रियात के साथ लोग जुड़े हुए हैं। कहीं वो अपनी नज़रियाती वाबस्तगी भी अपने वोट के ज़रिए जो है हाईलाइट कर रहे हैं, कहीं वो अपनी शख्सियात को पसंद करते हैं, मुख्तलिफ शख्सियात से वो ज़्यादा इम्प्रेस हैं। लेकिन मुझे जो अनफॉर्चुनेट लगा है इस पूरे इंतखाबात में, जिसमें कहता हूँ डेफिनेटली हमने मैंडेट का एहतराम करना है, मैंडेट मिला है, सियासी जमातों को मैंडेट मिला है, लेकिन हमने ये सोचना है कि हमारा ताल्लुक जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से है। हम डेवलप्ड कंट्रीज से नहीं हैं, हम लेस डेवलप्ड कंट्रीज से हैं। हमारा तरक्की पजीर ममालिक में शुमार होता है। जहाँ पे पॉपुलिस्ट वोट था, ये सेंटिमेंट पे वोट पड़ा। हमने माजी में भी देखा, डोनाल्ड ट्रंप के हमने इलेक्शन हिलरी के दरमियान देखे, फिर हमारे पड़ोसी मुल्क में जो है वो हमने मोदी के हवाले से भी देखा, फिर टर्की में भी हमने ये देखा कि रजब तैयब एर्दोगान की एक कंटिन्यूएशन नज़र आ रही है, कंसिस्टेंट उनकी जो है जीत हमें नज़र आ रही है। उसमें शख्सियत का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है। लेकिन हम इसके मुतहम्मिल इसलिए भी नहीं हो सकते क्योंकि अभी तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है अभी तक वो इतना मजबूत और पॉलिटिकली इतना मेच्योर नहीं हुए हैं कि हम इस तरह के किसी वोट को जज्बाती सेंटिमेंट को जो है ना उससे, क्योंकि हमारे यहाँ ये बदकिस्मती रही है कि हमने हमेशा जो है अनफॉर्चुनेट जो है इदारों के खिलाफ बयानबाजी को बहुत अपना पसंदीदा अमल और मशगला बनाया है और ये अनफॉर्चुनेट हुआ है क्योंकि यही हमारे सियासतदान जब इख्तिदार इनके पास होता है फिर ये एक पेज का राग भी अलापते हैं, डॉक्टर साहब फिर ये बहुत अच्छा भी बोलते हैं। ये जो मज़हब था ना और जो है अबदी, इसमें तो शख्सियत परस्तियों से बेनियाज किया गया और एक अल्लाह के आगे झुकने की बात की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही कहते रहे कि कोई नहीं है अल्लाह के अलावा और कहो
कि वही वादा उला शरीक है, लेकिन हम फिर भी अगर ऐसी दलदल में घिर जाएंगे, और फिर मुझे वो भी बताइए अपने अकाउंट वाला भी, कि आपने अगर कुछ तबसरा कर दिया किसी जगह पे कि यार झूठ तो नहीं बोले, तो आपको ब्लॉक करने की धमकी दे दी गई। देखिए, हमारी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, पीटीए से रिलेटेड मैं ये कहूँगा, और जहाँ जहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज़ मौजूद हैं, गो कि इतना एग्जिस्ट नहीं करती हैं सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया ने तो हंगामा बर्पा किया हुआ है, इवन के वेस्ट में भी हंगामा बर्पा किया हुआ है। लेकिन मैं खुद आपको बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड भी मैंने आपको स्क्रीन शॉट भी दिखाया कि तनकीद, अगर कोई तामीरी तनकीद भी आप करते हैं, और एक मखसूस हल्का है, मैं ये नोट कर रहा हूँ कि जब वो हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारे आइनी इदारों के खिलाफ बयानबाजी, गैर अखलाकी, गैर पार्लिमानी गुफ्तगू करता है, तो उसको उसके जो व्यूज़ होते हैं या जो लाइक्स होते हैं वो मिलियंस में मुझे नज़र आते हैं। सही। लेकिन अगर कोई उस पर तनकीद कर दे और ये कह दे कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो उस पर आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाती हैं, आपको लास्ट वार्निंग दे दी जाती है कि आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने कम्युनिटी वायलेशन की है, आपने देखा कि उसमें कोई गैर पार्लिमानी। तो ये सब हमने मिलकर सोचना है कि कौन इसको ऑपरेट कर रहा है, सही, किस तरह ये ऑपरेट हो रहा है, और यकीनन ये बहसियत ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नुकता है। जी किरण नाज, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि अभी शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात ख़त्म हुई है और उसके बाद कोई मीडिया टॉक भी होगी, लेकिन आप भी एक अरसे से ये सब कुछ देख रहे हैं और फिर आपने दौरे उफ्ताद भी भुगता हुआ है, आपने बहुत सारे तंज भी बर्दाश्त किए हुए हैं, लेकिन ये सारी कहानी में मुल्क, रियासत, इकाई, उसके हवाले से कैसे आगे बढ़ सकेंगे? बहुत शुक्रिया आपका फैजी साहब। जब इस तरह का कोई सवाल हो जाता है तो उसके लिए जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे जो लीडरान हैं या हमारे जो रहनुमा हैं, जो सियासतदान हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटी में ये चीज़ नहीं है। तो इस बात का जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप चारों तरफ नजरें घुमाते हैं तो चारों तरफ आपको इक़्तिदार नजर आता है, आपको गवर्नरशिप नजर आती है, आपको चेयरमैन सेनेट की नशस्त नजर आती है, आपको सदारत नजर आती है, और आपको हुकूमत नजर आती है। लेकिन जो असल मकसद है कि हुकूमत करनी क्यों है, उसका एजेंडा क्या होना चाहिए, वो कहीं नजर नहीं आता। इस वक्त जो आपने शहबाज शरीफ साहब की बात की और बिलावल साहब की बात की, तो बेसिकली इस वक्त तमाम जमातें जो हैं वो, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो पॉपुलर पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि वो करना चाहती है। जिस तरह का आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का स्टांस देखिए फ्रॉम द डे फर्स्ट, उसके ऊपर एक और आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर आपने वाकई उसूलों के तहत पॉलिटिक्स करनी थी तो फिर तो ये हो जाना चाहिए था कि आप किसी का भी हिस्सा ना बनते, आप बैठते ऑपोजिशन में और आप कहते कि आए आगे और जो भी हुकूमत बना सकता है बनाए। लेकिन बहरहाल हुआ ये कि रिकंसिलिएशन की बात की आसिफ अली जरदारी साहब ने, चौधरी शुजात के घर के बाहर तमाम पार्टीज के, ऑलमोस्ट तमाम पार्टीज के सरबराहान साथ बैठे और उन्होंने रिकंसिलिएशन की बात की और उन्होंने बताया कि हम हुकूमत में साथ देंगे। लेकिन वो कैसे साथ देंगे कि आपको चेयरमैन सेनेट की नशस्त भी चाहिए, आपको सदारत भी चाहिए, आपको चारों सूबों के गवर्नर्स का ओहदा भी चाहिए, लेकिन आप हुकूमत का हिस्सा होंगे नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस बात का डर है कि जिस तरह से 16 महीने कोलेशन में गवर्नमेंट करने के बाद बिलावल भुट्टो साहब ने जैसे ही पहला अपना जलसा किया 27 तारीख से जिसका आगाज किया, वहां पर उन्होंने आगाज ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टारगेट करके किया। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी बहुत अच्छे से ये समझती है कि तमाम आईनी ओहदे लेकर और हमें सपोर्ट करके भी यही किया जाएगा कि अगर कैबिनेट में आप हमारे साथ नहीं हैं तो फिर हमारी ही पॉलिसीज को तनकीद किया जाएगा, और इसके साथ साथ ये भी कि हुकूमत कमजोर होगी। किसी भी वक्त हुकूमत के पैरों के नीचे से कालीन खींचा जा सकता है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। तो इस वजह से ये मामला जो है वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहे हैं। आप ही के चैनल पर कल मैं एक और शो में मौजूद थी और उस पर मैंने ये भी खबर दी थी कि ये मीडिया के लिए और ये एक हाइप क्रिएट करने के लिए और ये एक अपने हिस्से को एक अहम हिस्सा बताने के लिए ये सारी प्रैक्टिस हो रही है। एक मीटिंग होती है, दूसरी मीटिंग होती है, फिर बताया जाता है तीसरा दौर होगा, चौथा दौर होगा। लेकिन मैं अभी भी बड़े वसूख के साथ आपको ये कह देती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा भी होगी और कुछ वजारतें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होंगी, न सिर्फ मरकज में बल्कि पंजाब में भी ये सारी सिचुएशन हो रही होगी। मसला सारा का सारा ये जो अंदरूनी कहानी मुझ तक पहुंची है वो उसको मैं कुछ आपको आगाज में भी बता चुकी हूँ और कुछ अभी भी बता देती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कतई तौर पर इस बात का इनकार कर दिया है, जो बिलावल भुट्टो साहब बार बार अपनी सीईसी की मीटिंग का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था, हमने पहले ही बता दिया था कि हम हुकूमत साजी के लिए वोट जरूर देंगे लेकिन हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। आपको राजा रियाज साहब की बात जरूर याद रखनी चाहिए। राजा रियाज वो शख्सियत हैं
कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इल्म में नहीं था, जिस वक्त इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन और निगरां वजीर आजम जिन्होंने ये तमाम चीजें डिसाइड करनी थी, डिस्कस करनी थी, सदर साहब, उनके जब नॉलेज में नहीं था, उनके इल्म में नहीं था कि इलेक्शंस कब होने, उस वक्त राजा रियाज साहब ने बता दिया था कि इलेक्शन कब होंगे। तो उनकी बात को अगर आप जहन में रखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की जो भी मजबूरियां हों, वो जिन मजबूरियों के तहत हुकूमत बना रही हो, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा भी होगी और उसके पास वजारतें भी होंगी। तो ये मेरे और आपके लिए सिर्फ गेम है, एंजॉय करें इसको और फिर इंतजार करें 29 तारीख से पहले सारे मामला फाइनलाइज हो अच्छा जाएंगे। निकिरन, मुझे एक और सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि ये हमने KPK की बात की तो वहाँ पे जिन शख्सियात का नाम सामने आ रहा है, मतलूब भी हैं, मकसूद भी हैं और मुकदमात भी हैं, लेकिन उनकी उठान अभी भी वही की वही है कि यहाँ ठीक हुआ है, बाकी जगहों पे धांधली हुई है, छड़ांगे नहीं। तो ये तो मुल्क के लिए बेहतर शगुन नहीं है। ये सर, अगर आप गालिबन अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, जी अगर आप जी 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 उनके हवाले से ही बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये वाकई बड़ा हैरानकुन था। अचानक मेरे जहन से निकल गया, हालांकि मैंने उनके ट्वीट का रिप्लाई भी किया था, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट किया था कि क्योंकि हमारा मुकाबला गुंडों से है, हाँ तो इस वजह से उसके लिए सबसे सूटेबल नाम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब का है। अगर हमारा मुकाबला पढ़े लिखे लोगों से होता तो हमारी चॉइस कोई और होती। यानी आप खुद बता रहे हैं कि जिनको आप पाकिस्तान के एक अहम तरीन ओहदे के लिए, पाकिस्तान का एक अहम तरीन सूबा संभालने के लिए, जिनके हाथ में आप उस सूबे की चाबी दे रहे हैं, आप खुद इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं PTI के लोग कि वो गुंडागर्दी में एक्सपर्ट हैं। ये अगर आपकी प्रायोरिटी है, और मेरे लिए जो मैंने आपसे आगाज में कहा कि जब प्रायोरिटी की बात पूछी जाती है, जब ये पूछा जाता है कि मुल्क में इस्तेहकाम कैसे आएगा, क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट की होंगी, तो हमारे पास कहने के लिए कुछ बचता नहीं है, क्योंकि हमारे लीडर्स हमें उस तरह से दिखाई नहीं देते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, तो वहां पर भी आपको इसी तरह के मनाजिर दिखाई देते हैं। जब से इलेक्शंस हुए हैं, उससे पहले की भी एक सीरीज है, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शन के बाद से मुसलसल क्या चीजें चल रही हैं, 85 सीटें हैं हमारी, वो हमने वापस लेनी है। सबसे पहले हुकूमत बनानी है, और हुकूमत बनाते ही सबसे पहले उनके जो बानी PTI हैं वो और उनकी एहलिया की जेल से रिहाई के लिए हमने काम करना है। इसके अलावा अगर आपको कहीं कोई मैनिफेस्टो, कोई मंशूर पाकिस्तान के लिए क्या करना है, या 3.5 साल में आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए लगाए थे, या चलें पाकिस्तान छोड़िए, अगर आपने KPK में ही, जहां पर आपने 2 टेन्योर पूरे किए, वहां पर अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स लगाए थे जो आपने कंप्लीट करने थे, काश कि वो मैनिफेस्टो में होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वो भी, उनके पास भी मैनिफेस्टो में नजर नहीं आता नहीं आ है। रहे। और यहाँ पर जो दीगर बड़ी 2 जमातें हैं, वो भी बेचारी इन्हीं चीजों के रिबर्टल में लगी हुई हैं। एक तरफ से एक अटैक होता है, दूसरी तरफ से दूसरी जमात उठती है और वो उसका काउंटर अटैक करने की कोशिश करती है। तो मुल्क बड़ी अजीबो गरीब किस्म के गिरदाब में है सर। इलेक्शंस के हवाले से गिरदाब में जितने है। भी हम जैसे लोग बैठे होते थे, हम यही बात करते थे कि इलेक्शंस हो जाएं ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, Yes. और सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ माशी माशी इस्तेहकाम आए। इस्तेहकाम, exactly. लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि ना सियासी इस्तेहकाम दिख रहा है, और गॉड फॉरबिड कि फिर वो माशी इस्तेहकाम भी उस लेवल पे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बात और करना चाहूंगी कि इल्जाम उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, ठीक ठाक इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उनके मुताबिक शायद जो 272, 265, 266 का जो हमारी असम्बली है मरकज की, वहां पर शायद तमाम नशिस्तों पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने चुन दिया था, नशिस्तों में नहीं, नशिस्तों के लिए चुन लिया था, लेकिन फिर भी उनके साथ धांधली हो गई। चलिए ठीक है, मान लेते हैं उनके साथ धांधली हो गई, तारीख की बदतरीन धांधली हो गई। इस तरह की धांधलियां इससे पहले के 11 इलेक्शंस में कभी नहीं हुए, लेकिन उसका कोई सबूत तो फराहम करें, कोई एक चीज तो फराहम करें। जहां पर मैरियट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसके अंदर भी न्यूज चैनल्स पे चले हुए जो स्क्रीन शॉट्स हैं वो लाकर दिखा दिए जाते हैं कि ये चीजें मौजूद हैं। फॉर्म 45 की ठप्पियों पे ठप्पियां दिखा दी जाती हैं, लेकिन जो आपका इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, यानी कि जो मुतालिका फोरम्स उसका है, रास्ता वहां क्या पर करना जाकर चाहिए? कुछ नहीं करवाया जाता है। उसका तो दर्द देखना चाहिए। ये अजीबोगरीब सिचुएशन। एग्जैक्टली उसका अच्छा जी, हसन खान साहब, अभी जिस तरह किरण ये कह रही थी कि आप गुंडों को नहीं छोड़ेंगे, मैंने जैसे आगाज़ में ये कहा कि बेहतरीन मौका नहीं है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो MQM हो, वो PTI के आज़ाद अरकान ही क्यों ना हो, इनका मंशूर उसको किसी हिस्से पे मुत्तफिक हो जाए कि आपका मंशूर सबसे आसान है, इजी है, इस पे चलना आसान है, मिलजुल के चलना, उस पे चल पड़े। लेकिन यहाँ तो वही बात है कि वो खाना सही नहीं दिया जा रहा मोहतरमा को, और इसलिए उनकी जान को ख़तरा है। हालांकि AC इन्होंने उतरवाने थे
और ख़ुद जो है वो ये व्हील चेयर से उठ के साइकिल मांगने लग गए थे? देखिए फैज़ी साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो इलेक्शन हुए ये किसी भी जमात ने मंशूर पे नहीं लड़े खान हैं। साहब अगर बुरा ना माने तो एक राउंड पंजाब का कर लें, फिर ठीक, आपसे ठीक। शुरू करेंगे। लाहौर प्रेस क्लब के सदर सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब अरशद अंसारी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंसारी साहब। अंसारी साहब, यहाँ बात हो रही है, किरण नाज साहबा हैं, हसन खान साहब हैं, डॉक्टर सजाद बुखारी हैं मेरे साथ, और बात ये हो रही है कि तमाम सूबों में तमाम जमातों को मौका मिल रहा है। मरकज़ के हवाले से भी मामलात तय पाने की खबरें आ रही हैं शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब के दरमियान। पंजाब की सूरत हाल क्या देख रहे हैं, मंजरनामा क्या होगा? शुक्रिया भाई साहब। पंजाब में देखें बड़ा क्लियर कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून, वहाँ पे मरीम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं, और वहाँ तो अब कोई ऐसा मसला ही नहीं है कि किसी से कोई कोलिशन बनाई जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अक्सरियत की जमात है, और मेरा ख्याल अब तक 2 जितने आज़ाद अरकान जा रहे हैं ये तो शायद 200 से भी क्रॉस करके। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पंजाब में कोई और हुकूमत है। पंजाब में सिंपल सादा अक्सरियत है मुस्लिम लीग नून के पास, और इस वक्त उनके इजलास हो रहे हैं। उन्होंने समझ लें हुकूमत साजी का काम शुरू कर दिया है। डेली वहाँ पे सिविल पुलिस ब्यूरोक्रेसी की ब्रीफिंग्स हो रही हैं, वहाँ पे वजारतों के मामला चल रहे हैं, वहाँ पे पंजाब के मामला को देखा जा रहा है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 27 को शायद इजलास तलब कर लिया गया है, और पंजाब में कोई ऐसा अबहाम नहीं है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम ना हो। और इस सिलसिले में आज भी मरीम नवाज साहबा से कोई ज़्यादा रकीन मिले हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की है और रोज़ मिल रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इसमें क्योंकि ज़ाहिर है एक सियासी जमात है, और जो भी एक सियासी जमात होती है उसके साथ लोग चली जाते हैं। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होने में कोई 1% भी खर्चा नहीं है। यहाँ पे समझे 28-29 को यहाँ पे वो कैबिनेट बन जाएगी। नहीं, लेकिन अरशद भाई ये मुझे बताइएगा कि जो पीटीआई के आज़ाद अरकान है या पीटीआई, वो कह रही जी बस पंजाब में केपीके में ठीक हो गया, लेकिन पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में धांधली हुई है, मरकज़ में भी हुई है, और वो एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। तो ये कितना समझते हैं कि ज़हर कातिल होगा पाकिस्तान के लिए सूबों के माबैन जो महाज़ाराई है उसके हवाले से? देखिए ये तो इसमें पाकिस्तान में इस वक्त बड़े हालात ख़राब हैं, और इलेक्शन के बाद तो मज़ीद हुए, जिस तरह बलोचिस्तान बंद है, जिस तरह GTA जो है वो सिंध में एहतजाज कर रही है, KP वाले वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। जहाँ पे तो कोई जीत गया वो ठीक है, जहाँ पे कोई हार गया वो कहता है जी मेरे साथ धांधली हुई है। इसमें कोई भी हो, लेकिन मैंने नहीं देखा मुस्लिम लीग नून ने ये बात की है कि जी जहाँ से उनके आ रहे हैं, लेकिन तो स्टार वर्ड सारे हार गए, सार रफीक हार गए, राना सांवला हार गए, खुरम दस्तगीर हार गए, या जवेद लतीफ हार गए। ये वो लोग थे जो इनकी चारों के चारों कैबिनेट का हिस्सा थे। उन्होंने ये नहीं कहा, और वो मान भी गए। ख्वाजा साद रफीक ने बहुत आला मिसाइल कायम की, वो घर गए, लतीफ कोसा के उन्हें गुलदस्ता पेश किया, और उन्होंने कहा जी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आप जीत चुके हैं। देखिए बात यह कि मुस्लिम लीग नून ने किसी जगह पे ये बात नहीं की, और यहाँ पे जो अरकान की तादाद है जो आज़ाद है 131, उसमें से जो मुस्लिम कहते हैं कि हमारी हमायत याफ्ता है PTI के, लेकिन ज़ाहिर है उसमें 131 में 200 में तो बहुत फ़र्क है। अगर वो सारे भी आ जाए 131 तो गवर्नमेंट तो बना नहीं सकते। ये बिल्कुल गलत बात है ये कहना कि यहाँ पे PTI ठीक है, उनके हमायत याफ्ता है 131 अरकान है, वो आए अपनी अपोजिशन करें, अच्छी बात है, अच्छी तकड़ी अपोजिशन होगी। ये भी मैं आपको बता दूँ कि इस तरह चलना बड़ा मुश्किल होता है मानो का, जहाँ पे आप 92 लोग नेशनल असम्बली में बैठे हों, 131 लोग, 130 लोग जो हैं वो पंजाब असम्बली में बैठे हों। बलोचिस्तान वैसे क्लियर है, आज भी दोबारा की शहबाज शरीफ साहब से मिल के गए हैं, बलोचिस्तान को भी जीते हैं, तो वहाँ पे भी मखसूद हुकूमत कायम हो जाएगी। और मेरा ख्याल है जो फेडरल की बात है वो भी चल रहा है। मैं अभी सुना था कमर ज़मान कार साहब ने कहा कि हमारा अभी डेडलॉक है, तो लग रही है डेडलॉक खुल जाए, वहाँ भी गवर्नमेंट कायम हो जाए। पंजाब में कोई अबाम नहीं है, पंजाब में कोई अबाम नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब अरशद अंसारी आपका। जी हसन खान साहब आप फरमा रहे थे। जी तो मैं ये पहले तो मैं जवाद साहब एक अर्ज़ भी कर पाऊँ कि ये खैबर पख्तूनख्वा को अक्सर हम KPK कहते हैं। मेरे ख़्याल में बेहतर होगा इसका पूरा नाम अगर
पूरा ना हो पख्तूनख्वा कहा जाए तो अच्छी बात ओके, होगी, ओके, क्योंकि देयर इज़ नो वेयर अ प्रोविंस विद द नेम ऑफ अ KPK। ओके। नंबर वन, ये तो वैसे एक पर्सनल नोट पे एक नहीं, बात थी। ठीक है, बनता है। बाकी ये इलेक्शन जो हुए, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि जो 2008 वाले 8 फरवरी के जो इलेक्शन थे, ये किसी भी सियासी जमात ने मंशूर पे इसलिए नहीं लड़े हैं कि आपको पता है सियासी जमातों की मंशूर जो है वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही जो है इलेक्शन से हार्डली किसी ने हफ्ता पहले, किसी ने 2 हफ्ते पहले लॉन्च की, मतलब है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो को इतना नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अब सियासी जमातों को बजाय इसके कि माजी में पढ़ के अभी एक स्टेप हो गया, इलेक्शन हो गया, जहाँ पे उज़रदारियाँ हैं उनके लिए फोरम्स है, वो इलेक्शन कमीशन है या वो मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स है या Yes. कोर्ट्स है, वहाँ पे जाना, और अभी एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा हमें। अभी हुकूमत साजी का अमला और अपने अहदाफ जो है या जो टारगेट्स है वो क्लियर करने पड़ेंगे कि किसने, क्योंकि असल जो हुकूमत होती है मेरे ख़्याल में वो सूबों में होती है, ज़्यादा इख्तियारात भी सूबों के पास है, वसाइल भी सूबों को ज़्यादा मुंतकिल होते हैं, और काम भी जो है सूबों में है, सेहत का है, स्पेशली तालीम का, रोड नेटवर्क्स का, या बाकी दीगर जो ज़राअत वगैरह के जितने महकमे हैं वो सूबों के पास है। तो वहाँ पे उनको ये क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी बात ये, अली अमीन गंडापुर के बारे में मैं एक बात बताऊँ, ठीक है, अली अमीन गंडापुर मेरे ख़्याल में अगर हम देखें तो वो गुज़िश्ता 10 साल से तकरीबन मुसलसल वो हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। वो सूबाई कैबिनेट में थे 2013 से 2018 तक, और फुल फ्लेज वो कैबिनेट का हिस्सा रहे। इसके बाद 2018 से 2021 तक जो है वो या 2022 तक जो है वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा रहे, मुख्तलिफ वजारतें की। तो वी होप अभी जो है मेरे ख़्याल में उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह पहले उनके बयानात और अभी जो उनके बयानात आ रहे हैं, तो आप वाली बात कि अभी हमें जो है आगे जाना है और आवाम की खिदमत करनी है, गवर्नेंस जो इशू है वो मेजर इशू है। तो अली का जो सबसे बड़ा मेरे ख़्याल में वो बैग है वो उसकी जो माजी है और उसका स्टाइल, और मे भी कि PTI के बानी ने, इमरान खान साहब ने उसको इसलिए ही चुना हो कि वो ज़रा आज़ाद कश्मीर में भी तलब किए गए हुए हैं, आज़ाद समझ आ कश्मीर, रही है वो। वहाँ पे भी उन पर डेफिनेटली वो याद है। बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप पे जिम्मेदारी आयद होती है, अभी पख्तूनख्वा के अवाम जो है मेरे ख्याल में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये तकरीबन तीसरा टर्म होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, 2013 फिर 2018 अब 2024 में PTI, तो कुछ ना कुछ जो है 15 साल में कुछ डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली ये है कि गुज़िश्ता 2 जो टर्म्स रहे, एक तो 2013 से 2018 में उनको ये शिकायत थी कि जी मरकज़ में दूसरे जमात की मुस्लिम लीग की हुकूमत थी और सूबे में PTI की थी, तो इस वजह से हमें इग्नोर करते रहे। लेकिन 2018 से लेकर 2022 तक मरकज़ में भी PTI की हुकूमत थी और सूबे में भी PTI की हुकूमत थी। तो अभी मेरे ख़्याल में वो ये नहीं कह सकते कि अभी 2024 से 2028 तक जो ये टर्म्स है इसमें डेफिनेटली मरकज़, लेकिन आपने मरकज़ के साथ, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा सूबा है कि जहाँ पे तकरीबन 90% सूबाई जो बजट है वो मरकज़ से या मुख्तलिफ सबवेंशन की शक्ल में, NFC की शक्ल में, ग्रांट्स की शक्ल में, नेट हाइडल प्रॉफिट की शक्ल में, गैस और पेट्रोलियम रॉयल्टी की शक्ल में, इससे सूबे को जाती है। तो ज़ाहिरी बात है कि मरकज़ के साथ आपने जाना पड़ेगा। अगर आप मरकज़ के साथ वही कन्फ्रंटेशन वाली पॉलिसी जो 2013 में कि आपने आके खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को इस्तेमाल करके 120-140 दिन का जो धरना किया था, मेरे ख्याल में अगर उसी रास्ते पे अली भी चले गए, अली गंडापुर भी चले गए, तो फिर सूबा चलाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आज की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मैंने जो अपडेट लिए हैं वो ये है कि सूबे की जो माशी हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बल्कि पैसे नहीं हैं। इवन सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज़ जो है वो तो वाइटल होते हैं, बाकी जो डॉक्टर्स और एजुकेशन तनख्वाहें देने के लिए आप हमारे पास जो ये तो शुक्र करें IMF वालों ने इनकी कॉल्स पे अमल नहीं कर दिया, वरना इससे भी बुरे हालात होने थे। ये, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में जब वो अली पेशावर आ जाएंगे और वो CM हाउस में बैठ जाएंगे तो सारा सिचुएशन जो है ना क्लियर हो जाएगा कि सूबे की जो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं। अभी से अनाउंसमेंट हो गई है कि जी सेहत कार्ड जिस दिन हम आ गए सेहत कार्ड दोबारा शुरू होगा, तो क्या सूबा ये जो लग्जरी है
होना भी चाहिए। मैं तो मेरे क्योंकि वो सेहत कार्ड से मुझे भी फ़ायदा था, लेकिन क्या सुबह अफोर्ड कर सकता है? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि डेवलपमेंट का काम जो है वो गुज़िश्ता 5 साल से बिल्कुल कोई मेगा प्रोजेक्ट क्या कोई दरमियाने दर्जे का प्रोजेक्ट भी वहाँ पे नहीं हुआ है। वजह यह है कि सूबे के एक तो सिक्योरिटी की सूरत हाल वो अपनी जगह पे, लेकिन सूबे की जो माशी सूरत हाल है वो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो मेरे ख्याल में आने वाले हर जो भी हुकूमत होगी उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज और फिर मरकज़ पे उनका इन्हिसार ज़्यादा होगा। अच्छा किरण, ये बताइएगा, अभी बात हो रही थी पेशावर की सिटी ऑफ फ्लावर्स कहा जाता था, फूलों का शहर, और फिर हमने दरख्तों की भी बड़ी कहानियाँ सुनी कि बड़े दरख्त लग गए हैं। वहाँ क्या उम्मीद रख रहे हैं कि फूलों का शहर फिर से आबाद होगा, मुअत्तर होगा, या वहाँ से कोई ऐसी चीज़ें आएंगी कि जो इस्लामाबाद में दरख्त तक जला दिए गए थे? और ख़ास तौर पे ये भी बताइएगा इसी सवाल में ही कि सिंध के बेसिक इश्यूज़, कराची का मसला नंबर 1, वो क्या समझते हैं और वो हल हो पाएगा? अच्छा, सबसे पहले तो आपने केपीके के हवाले से जो बात की है, तो वहाँ पर अभी ड्यूरिंग इलेक्शंस मैंने विजिट किया मर्दान, चारसद्दा, दीगर इलाके, पेशावर वगैरह वगैरह। तो मैं सिर्फ एक इलाके की आपको मिसाल दे देती हूँ। जब मैं मर्दान कवर कर रही थी तो उस वक्त अली मोहम्मद खान साहब के हलके को देखने के लिए वहाँ पर अमीर हैदर खान होती, उनका हलका, फिर इसके अलावा दीगर हलकों को, मर्दान शहर को जब मैं विजिट कर रही थी तो मेरे लिए बड़ी हैरानी का बाइस था कि जिस जगह पर अली मोहम्मद खान साहब को मुझे बताया गया कि मर्दान में फलाना फलाना इलाके में उनका घर है, जब मैं वहां पर पहुंची तो उस पूरे इलाके को देखकर मैं बड़ी हैरान थी कि अली मोहम्मद खान साहब खुद एक एमएनए रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 बार सूबाई हुकूमतें वहां पर रही, लेकिन शायद इससे पहले क्योंकि मैंने वो इलाका देखा नहीं था, अब ये जूं का तू था या उससे ज्यादा बर्बाद हो चुका था या डेवलपमेंट की वहां पर जरूरत है, लेकिन मुझे वो एज सच डेवलपमेंट नजर नहीं आई। लेकिन ये बात जो आपने सेहत कार्ड के हवाले से कही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाकईतन वहां पर फॉलोइंग भी मौजूद है और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेहत कार्ड की बात भी करते हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पीटीआई की वेव तो मौजूद थी और जिसका बैलेट बॉक्स में लोगों ने इजहार भी किया है। नताइज हमारे सामने हैं, उनके जो बैक्ड कैंडिडेट्स थे वो सारे के सारे हमारे सामने जीत कर अब असेंबलियों में आ भी रहे हैं। जहां तक कराची के हवाले से आपने बात की, तो कराची का एक इशू नहीं है क्योंकि वो मेगा सिटी है और मेगा सिटी के इशूज भी अगर वो हल ना हो तो वो फिर बढ़ते ही जाते हैं और शदीद हल तलब होते होते अब उसमें से जो है वो एक स्मेल आने लगी है शदीद वाली, जो आप कराची एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरते हैं तो वो स्मेल को आप फील कर सकते हैं, दिली तौर पर भी और वैसे भी आप उसको महसूस कर सकते हैं। कराची का जो सबसे बड़ा मसला है सर, पानी का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। एक ऐसा शहर जो कि समंदर किनारे मौजूद है, लेकिन आप अगर वहां पर पानी को तरसें, जी, वहां पर अगर आप लोगों के घरों में जाएं, आप ऐसे एरियाज में जाएं और ऐसे क्या आप वहां पर एलिट एरियाज में चले जाएं, आप वहां पर मिडिल क्लास एरियाज में चले जाएं, वहां आप लोअर मिडिल क्लास एरियाज में चले जाएं, लेकिन वहां पर सबका एक ही हाल है, लोगों को खरीद कर पानी पीना पड़ता है। तो ये किसी भी गवर्नेंस करने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सवालिया निशान भी होना चाहिए और उनके लिए बहुत तकलीफ की बात भी होनी चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ये क्रेडिट लेती है कि पिछले 15 साल से वो एक सूबे पे हुकूमत कर रहे हैं, तो अगर मुस्लिम लीग नून से सवाल करती है कि आप आ जाए मनाजरा कर लें, कोई भी हमें एक शहर लाहौर जैसा दिखा दें, तो ऐसी 15 साल की हुकूमत करने वाले को इस चीज का जवाबदेह जरूर होना चाहिए और उनको इस चीज पर सोचना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है कराची के, किसी भी एक इलाके में आप सड़क पर अपनी अगर आप नॉर्मल गाड़ी लेके जाएं तो यकीनन वापस आकर आपको किसी ना किसी मैकेनिक को उसको जरूर दिखाना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा तबाहाली हो जाती है। तो कराची के मसाइल आपके सामने हैं, पेशावर के मसाइल आपके सामने, और पाकिस्तान के शायद किसी भी शहर में जाएं, गांव देहात तो फिर आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन आपको मसाइलिस्तान नजर आता है। लेकिन अगेन मैं अपनी आगाज वाली बात इसके कंक्लूजन में भी करूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे लीडर्स हैं, वो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स हों, वो चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हों, चाहे वो पीटीआई के लीडर्स हों, चाहे वो छोटी जमातों के लीडर्स हों, लेकिन मेरे लीडर्स इस वक्त शायद कंस्ट्रक्टिव कुछ सोचना नहीं चाहते। वो सिर्फ यही सोचना चाहते हैं कि इख्तिदार किसको मिलेगा, हुकूमत किसकी होगी, पावर किसकी होगी, पावर शेयरिंग कितनी होगी। ये सवाल है। अच्छा जी, कराची और पेशावर की बात हुई, डॉक्टर साहब कोयटा, वहाँ क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान में? आप भी वहाँ गए, जिस तरह किरण अभी अपने इलाकों का बता रही थी, तो हम
मैं तो NA1 से शुरू हुआ और पानी, गहरे पानी समंदर के किनारे कराची तक पहुंचा और बाकी मसाइल ही मसाइल थे। आप गवादर तक भी पहुंचे डॉक्टर साहब, सिंध, इंटीरियर सिंध, कराची आपने भी कवर किया। लेकिन बलूचिस्तान की बात कीजिएगा, वहाँ नक्शा क्या होगा और वहाँ के बेसिक इश्यूज जो है वो अगर एक दो जो बड़े वाले हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा? देखिए, बलूचिस्तान के जो हालात हैं और जिस तरीके से वहाँ पे एक मखलूत हुकूमत बनती है और वही तसलसल नज़र आ रहा है बलूचिस्तान में भी, वही कंटिन्यूएशन है कंसिस्टेंट। आप देखें बलूचिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो सियासी जमातें हैं, वही वादे हैं जिनको वो वफा नहीं कर पाते। मसाइल का तो आप कोरोना रोते हैं हमेशा, जब इक़्तिदार होता है या इक़्तिदार का हुसूल होता है तो सब अच्छे का फार्मूला भी चलता है और उस वक्त आपका वफाक और सूबों के दरमियान एक हमांगी और एक अंडरस्टैंडिंग का भी दावे किए जाते हैं। लेकिन जो ही अपोजिशन में चले जाते हैं या इंतखाबात करीब आते हैं तो फिर वही हम अनफॉर्चुनेट जो है, जो हमारे मुल्क में नहीं होना चाहिए कि हम मुख्तलिफ स्लोगन्स का इस्तेमाल करते हैं, नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और वो बयानिया जिसको मैं दौरानिया कहता हूँ वो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर सियासी जमातों में अगर मैं बात करूं तो कौम परस्त जमातों के हवाले से दो पहलू हैं जिसका हमने 2013 के इलेक्शन में भी जिक्र किया। हम ये कह रहे थे कि आपकी जो ख़ास तौर पे कौम परस्त जमात जो नेशनलिस्ट हैं उनको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेन स्ट्रीम में रखें, उनको पार्लिमानी सियासत की तरफ जितना आप पुश करें और इनकरेज करें तो वो स्टेट के लिए, फेडरेशन के लिए, वफाकी इकाइयों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं। बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में जो कौम परस्त जमातें हैं और फिर उसके बाद जो हमारी राइट विंग है और ख़ास तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम जिसका जिक्र नहीं हुआ अभी यहाँ पे कि वो बहुत ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है बलूचिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर पश्तून बेल्ट में। अब तो बलोच बेल्ट में भी वो काफ़ी हद तक जो है वो उसका एक इन्फ्लुएंस हमें नज़र आता है। मौलाना गफूर हैदरी और बाकी कई शख्सियात ऐसी, असलम रेसानी साहब जो है वो भी जमीयत उलमा इस्लाम में उन्होंने भी एक वक्त गुजारा। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि हमें बजाय कि हम प्रोविंस वाइज बात करें तो हम फेडरेशन की बात ज़्यादा से ज़्यादा करें, स्टेट की बात करें, क्योंकि ये जो इलेक्शन हुए ना फैजी साहब, इसको हम सियासी तौर पर और आईनी तौर पर भी देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक और पहलू है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो है इसका तस्वीराती पहलू। अब जो इलेक्शन होते हैं उसका इम्पैक्ट होता है, आपकी स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट होता है उसका, क्योंकि अब ओवरऑल जो नई फॉर्मेशंस हो रही हैं, नए ब्लॉक बन रहे हैं, उसमें इस रीजन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो एक पॉलिटिकल और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एक दूसरी तरफ आपकी किसी किस्म के एग्रेशन या पोलराइजेशन, उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है। और ये मैं अनफॉर्चुनेट कह रहा हूँ कि हम इस पर बिल्कुल बात नहीं कर रहे कि हम किस डगर पे किस तरफ चल पड़े। दावे हम कर रहे हैं एक डेमोक्रेटिक, एक पॉलिटिकल, एक आईनी, एक सियासी जिद्दोजहद की, लेकिन जो अमल है हमारा वो उसके बिल्कुल बरक्स है। यानी पॉलिटिक्स में कहते हैं गिव एंड टेक, पॉलिटिक्स में कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, पॉलिटिक्स में बंद गली की तरफ नहीं जाया जाता। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, दावा हम कर रहे हैं। अच्छा, पहले हमें पता चल जाता था, आपको भी याद होगा, आपने बड़े इस पर शो भी किया, हम भी बड़ा गए, बड़ा हमने वावेला भी किया, राइट विंग है जी, लेफ्ट विंग है। अभी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि भाई राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, हो क्या रहा है, कहा कुछ जा रहा है, अमल कुछ किया जा रहा है। सोशल मीडिया का टूल इस्तेमाल करके हम अपनी कौमी सलामती को दाव पर लगाने के लिए तैयार हो गए, अपने सियासी मकासद के लिए। ये सबसे बड़ा लम्हा बहुत बड़ा सवाल है। ये हमारे साथ कराची प्रेस क्लब के सदर जनाब सईद सरबाजी है। अस्सलाम वालेकुम सरबाजी साहब। सरबाजी साहब, अभी किरण नाज साहब अभी बात कर रही थी, हम भी बात कर रहे थे, कराची से होके भी आए, आपसे भी मिले प्रेस क्लब में आके, बल्कि आप प्रोग्राम का हिस्सा भी बने। आप क्या देख रहे हैं सिंध हुकूमत साजी में? पीपल्स पार्टी तो है लेकिन MKM और PTI की आज़ाद अरकान, उनको किस तरह से देख रहे हैं, किस एतबार से उनकी नशिस्तें देख रहे हैं आप सिंध असम्बली में? देखिए, सिंध में तो वाज़ेह अक्सरियत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है तन तनाई हुकूमत बना सकती है। अगरचे के MKM की सीटें हैं, अगर वो कोलेशन में कोई एग्रीमेंट, वफाक में कुछ चीज़ें होती हैं, या MKM को कोई, हमेशा से हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM जो है इत्तेहादी रही हैं कुछ इश्यूज पर, जो है जो अभी तक मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है जो वफाक में जो नेगोशिएशन चल रही हैं, और अभी भी बिलावल भुट्टो साहब जो है कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें तवक्को है कि अहम ऐलानात होंगे और डेडलॉक शायद वो है वो ख़त्म हो जाए और वो
हो सकता है कि देखिए वो MQM जो है वहाँ पर जाहिर है कि वो इलेक्शन में अगर जीत के आई है तो उसको सीटें मिली हैं, तो वो अब सिंध में भी चाहेगी कि वो सिंध में भी उसको कोई हिस्सा मिले। और PMLN भी इस कोशिशों में होगी कि खासकर वो जो एक गवर्नरशिप है और लोकल बॉडीज के अंदर जो जो चीज़ें हैं फंड के हवाले से या कुछ अमेंडमेंट्स हैं, उसमें अगर MQM मैं समझता हूँ कि वो स्ट्राइक करेगी वहाँ पर, वो कोई बातचीत अगर कामयाब हो गई वफाकी सतह पर, तो ये मुमकिनात नहीं बल्कि मतलब मैं समझता हूँ कि MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बना सकती है वहाँ, डिस्पाइट के पीपल्स पार्टी के पास वाज़ेह अक्सरियत है। अच्छा